अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और उसमें कल हमने जो डिस्कशन की थी दैट वाज डीलिंग विद टैक्सेशन। टैक्सेशन से हम कैसे डील करते हैं डीसीएफ एनालिसिस में, टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत, और बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना या बैलेंसिंग चार्ज बात का जिसको हम कहते हैं, जो कि इनकम आ जाती है वो कैलकुलेट करना, और उनकी ट्रीटमेंट्स इन एनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्वेश्चन। तो कोई इशू जनाब, कोई सवाल? अच्छा, जैसे मैंने कल आपसे शेयर किया था, प्रीडोमिनेंटली हमारे चैप्टर की जो की एरियाज उस पर डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी सी डिस्कशन हमारी ज़रूर कुछ रहती है वो सिंकिंग फंड के कॉन्सेप्ट पे, बट उससे पहले हम क्या रहे थे कि ज़रा थोड़ा सा हमें दो क्वेश्चन देख लें एग्ज़ाम लेवल जो एरिया हम पढ़ कर चुके हैं कवर, उसके हिसाब से दो क्वेश्चन देखें, फिर हम जो बाकी सिंकिंग फंड वगैरह कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे। देन विल डू फ्यू मोर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो हमारे एजेंडे पे मज़ीद आगे आने हैं इंशाअल्लाह ताला। ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हम आगे चल के मज़ीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला बिफोर वी कंप्लीट दिस एरिया। लेकिन आज हमें फ़िलहाल दो क्वेश्चन जो हैं उनकी तरफ तवज्जो करनी है। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास लाड़काना फैब्रिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1, लाड़काना फैब्रिकेशन लिमिटेड। पेज 49 पे पेजेस मेरे पास। अच्छा जी, ये जी हमारे पास आ रहे जी लाड़काना लिमिटेड का क्वेश्चन। अच्छा जी, सबसे पहले सवाल की हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास, डिटर्मिन द सेल्स स्ट्रेटजी विच विल मैक्सिमाइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। इग्नोर टैक्सेशन इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और पार्ट बी में है एवेल्यूएट द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू मशीन यूजिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पहले पार्ट में हमें गालबन स्ट्रेटजीज़ कुछ दी गई हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। हमने बताना है किस स्ट्रेटजी के तहत प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आता है, और फिर हमने पार्ट बी में फिजिबिलिटी करनी है IRR मेथड से। लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर डिस्कस करते हैं इसमें क्या हमारे लिए कुछ चैलेंजेस हैं। लाड़काना फैब्रिकेशन लिमिटेड is considering an investment in a new machine with a maximum output of 200,000। ये कैपेसिटी है जी मशीन की 2 लाख तक की पर एनम। In order to manufacture a new toy, market research undertaken for the company indicated a link between selling price and demand, and the research agency involved has suggested 2 sales strategies that could be implemented as follows. Strategy number 1, strategy number 2, sale price in current price term। जब भी करंट प्राइस टर्म का मतलब आया, इसका मतलब आगे चल के इन्फ्लेशन आने वाली है, आगे इन्फ्लेशन आने वाली है। और जब भी इन्फ्लेशन आएगी रियल और मनी का क्वेश्चन अराइज होगा कि रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है या मनी कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है। तो एनीवेज हमने यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल गई आगे इन्फ्लेशन आने वाली है, सो वी आर रेडी। प्राइस स्ट्रेटजी 1 के तहत, प्राइस स्ट्रेटजी 2 के तहत। सेल्स वॉल्यूम इन द फर्स्ट ईयर, स्ट्रेटजी 1 के तहत क्या होगा, स्ट्रेटजी 2 के तहत क्या होगा। एनुअल इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम आफ्टर फर्स्ट ईयर, सालाना इजाफा सेल्स वॉल्यूम में क्या आया करेगा, वो भी गिवन है। सर्विसेज ऑफ द मार्केट रिसर्च एजेंसीज हैव कॉस्ट 75,000 एंड दिस अमाउंट हैज येट टू बी पेड। अभी हमने ये अमाउंट पे करनी है। लाड़काना फैब्रिकेशन लिमिटेड एक्सपेक्ट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट as the level of production increases. When 100,000 units are produced in a year, the variable cost per unit is expected to be 3 in current price term. For each additional 10,000 units produced in excess of 100,000, a reduction in average variable cost per unit of 0.05 is expected to occur. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0.05 से गिरेगी फॉर एवरी इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ 10,000। फिर इसको फर्दर उसने खुद ही एक्सप्लेन भी कर दिया कि द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट व्हेन प्रोडक्शन इज बिटवीन 1,10,000 से 1,19,999 फॉर एग्जांपल इज एक्सपेक्टेड टू बी 2.95
इन करंट टर्म। 1 लाख तक यूनिट्स बनाओगे, कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट आएगी वेरिएबल। 10,000 यूनिट्स ज्यादा बना लेते हो, मतलब आप 1,10,000 बना लोगे तो आपकी कॉस्ट में 5 पैसे की कमी हो जाएगी, और हर 10,000 के इजाफे पे 5 पैसे की कमी आनी है। उसने एग्जांपल दी, जैसे 1,10,000 से 1,19,999 तक कॉस्ट पर यूनिट आपकी 2.95 रहने वाली है इन करंट टर्म। एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट व्हेन प्रोडक्शन इज बिटवीन 1,20,000 एंड 1,29,999 विल बी 290 in current price term, and so on. The new machine would cost 1.6 million and would not be expected to have any resale value at the end of the life. Operation of the new machine will cause fixed cost to increase by 110,000 in current price term. Inflation is expected to increase these costs by 4% per annum. Annual inflation on selling price and variable cost is expected to be 3%. The company has an average cost of capital of 10% in money nominal terms. अच्छा जी, हमसे पहले पार्ट में से कहा गया है कि ये दो जो सेल्स स्ट्रेटजीज है ना, इन दोनों सेल्स स्ट्रेटजीज का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो, सालाना क्या कमाओगे आप, और उस कंट्रीब्यूशन की पीवी लो। लाइफ कितनी है प्रोजेक्ट की, बाय द वे? प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में क्वेश्चन है कुछ? इससे ये क्वेश्चन में इसके टाइपो एरर है, ये मिसिंग है इंफॉर्मेशन शायद, तो इसमें प्रोजेक्ट लाइफ आप ऐड कर लीजिए। प्रोजेक्ट लाइफ इज़ 5 ईयर्स, ठीक है जी, प्रोजेक्ट लाइफ इज़ 5 ईयर्स। ये टाइपो एरर है यहाँ पे, प्रोजेक्ट लाइफ 5 ईयर्स। अच्छा जी, हमने 5 सालों का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है स्ट्रेटेजी 1 के तहत और स्ट्रेटेजी 2 के तहत, और हमें हमने पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन लेके बताना है कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी है। पार्ट ए हमारा यही है। अच्छा जी, हमने सबसे पहली जो चीज़ हमने सीखी हुई है कि जब भी किसी क्वेश्चन में इन्फ्लेशन आ जाए, हमें फैसला करना होता है रियल अप्रोच और मनी अप्रोच। हमने कहा था नॉर्मली तो क्वेश्चन मनी अप्रोच से ही होते हैं, एक्सेप्शन जब हम रियल अप्रोच फॉलो करते हैं वो ये है कि कंपनी टैक्सेस ना पे करती हो एंड ओनली 1 इन्फ्लेशन रेट। तो कंपनी टैक्सेस तो पे नहीं करी, टैक्सेस का तो क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है ना, कोई टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे 2 है। इसका मतलब हमें मनी अप्रोच पे जाना है, हम रियल अप्रोच नहीं कर सकते। मनी अप्रोच का मतलब हमें इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करना है। तो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अवेलेबल है, लेकिन प्राइस और कॉस्ट का डेटा सारा रियल टर्म में है। इसका मतलब हमें उनको इन्फ्लेट करके कैश फ्लोज बनाने हैं और उन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को इस रेट पे डिस्काउंट करना है। दिस इज आवर अप्रोच। हम मनी अप्रोच से ये सवाल हल करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हमें हर स्ट्रेटजी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। सालाना कंट्रीब्यूशन निकालना है स्ट्रेटजी 1 का, सालाना कंट्रीब्यूशन निकालना है स्ट्रेटजी 2 का, 5-5 साल के ऊपर। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमने कहा था जी, आपको सालाना कंट्रीब्यूशन निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सालाना रेवेन्यू माइनस सालाना वेरिएबल कॉस्ट, एक तरीका तो यह है। और दूसरा तरीका हमने कहा था हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड। ठीक हो गया? हमने कहा जी 2 तरीके से हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस केस में जो डाटा जिस तरह दिया गया है, हमें लगता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड बेहतर एफिशिएंट अप्रोच है। अच्छा, हमने कहा जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे और उसको यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करना है। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है जी? प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस अवेलेबल और वेरिएबल कॉस्ट ये बदलती शायद कुछ नजर आ रही है हमें। हाँ, अब लेकिन ये प्राइस भी रियल टर्म में है, वेरिएबल कॉस्ट भी रियल टर्म में है। हमने एक चीज तो यहां पे जो डिसाइड कर रहे हैं वो ये है कि लेट्स अज्यूम हम स्ट्रेटजी 1 की अगर बात करें, पार्ट ए में स्ट्रेटजी 1 की मैं बात करूं, तो मैंने कहा जी मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड विद यूनिट्स सोल्ड। सोल्ड तो नहीं, सोल्ड तो पास हो जाता है। सेल हम सेल्स लिख देते हैं, सेल्स इन यूनिट्स। ठीक हो गया? तो यहां से हमें एनुअल कंट्रीब्यूशन मिलेगा और हमें इस एनुअल कंट्रीब्यूशन की
ओवर द लाइफ प्रेजेंट वैल्यू लेनी है दोनों स्ट्रेटजीज के तहत। अच्छा जी, इशू क्या है कि प्राइस भी हमें रियल टर्म में अवेलेबल है, वेरिएबल कॉस्ट भी रियल टर्म में अवेलेबल है। हमें जबकि ये चीजें चाहिए मनी टर्म में, हमने इन्फ्लेट करना है इनको। अब प्राइस की इन्फ्लेशन और वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन रेट क्या है? प्राइस की इन्फ्लेशन रेट क्या है? 3%। वेरिएबल कॉस्ट का भी 3% है। 4% फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब इन दोनों का इन्फ्लेशन रेट सेम है। अब तो जैसे देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1, दोनों को अलग-अलग इन्फ्लेट कर लो, कंट्रीब्यूशन निकाल लो। और ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दोनों का इन्फ्लेशन रेट सेम है, पहले नेट कर लो, फिर एक दफा इन्फ्लेशन डाल दो। तो बजाय इसके कि दोनों पे अलग-अलग इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें फिर नेट करें, तो नेट करके एक दफा इन्फ्लेशन लगा दो। हाँ, अगर इनका प्राइस का इन्फ्लेशन कुछ और होता, वेरिएबल कॉस्ट का इन्फ्लेशन कुछ और होता, तो हमें अलग-अलग इन्फ्लेट करना था, फिर प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करनी थी। तो इस केस में हम पहले मैं इसको चले यहां पे कंप्लीट कर रहा हूं। यहां से मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लाऊंगा रियल, और फिर यहां से मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले आऊंगा मनी। और उसके लिए चले मैं एक और यहां पे आसानी कर देता हूं। हम रियल कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाइड विद 1.03 रेज़्ड पर n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन मनी टर्म आता जाएगा। तो बहरहाल हम पहले फॉर्मेट देखते हैं। 5 सालों का डाटा हमने बनाना है, लाइफ 5 साल है। तो वन 2 3 4 5 प्राइस स्ट्रेटजी 1 कितनी है जी? 8 पर यूनिट। स्ट्रेटजी 1 में 8 पर यूनिट है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? उसके लिए मुझे यूनिट्स पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट्स पे डिपेंडेंट है ना। तो यूनिट्स हमारे स्ट्रेटजी 1 के तहत जो आ रहे हैं, स्ट्रेटजी 1 में हमें बताया गया जी पहले साल आपने बेचने हैं 1 लाख यूनिट्स, और उसके बाद इसमें 5% पर एनम इंक्रीज है। तो दूसरे साल कितने यूनिट्स बेचोगे? 105। तीसरे साल 110 250। चौथे साल 115 753। और पांचवें साल 55 12155 1। ये जी हमारे पास सेल्स आ गई। अब इस सेल्स को सामने रखते हुए हम वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। हमें बताया गया है अप टू 110,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये ही रहने वाली है। बल्कि सॉरी, ये तो ये 762 एंड 5 का ये ठीक है 121,551। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट हमें बताया गया है रियल टर्म में। अभी हम सारा डाटा रियल टर्म में ले रहे हैं। हमें कहा गया है हर 10,000 की जंप के साथ, प्रोडक्शन में हर 10,000 की जंप के साथ प्राइस में कमी आनी है। तो यहां पे तो कोई 10,000 की जंप पूरी नहीं हुई, ये तो 3 ही रहेगा। यहां तक चूंकि 1,10,000 से एक्सीड कर गए हैं, 2.95 हो जाएगी कॉस्ट। इधर भी अभी 1,20,000 से नीचे हैं, 2.95 ही रहेगी। यहां पे 1,20,000 का बैरियर भी क्रॉस हो गया, 2.9। तो जनाब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रियल टर्म में डाटा है। हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रियल टर्म में आता है 5 5 5.05 5.05 एंड 5.10। इन्फ्लेशन फैक्टर 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर n। 3% इन्फ्लेशन ही प्राइस की थी, 3% ही वेरिएबल कॉस्ट की थी। तो हमने कंट्रीब्यूशन निकाल के उस पर 3% इन्फ्लेशन ऐड करेंगे, तो 1.03 1.03 रेज़्ड टू पावर 2 1.03 रेज़्ड टू पावर 3 1.03 रेज़्ड टू पावर 4
1.03 रेज़ टू पावर 5। लीजिए जी, यहाँ से बताइए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मनी टर्म में क्या आता है? लाइक 5.15 जी। नेक्स्ट जी 5.52 68 ये जी हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव आवर एनुअल कंट्रीब्यूशन। सारी वैल्यूज़ हम रुपीज़ में ले रहे हैं, तो 5.15 इंटू 100,000 515,000। नेक्स्ट 5565 00 58 0 582 Sir, it should be 528. 657 528 Yes, sir. जी। नेक्स्ट 718,366. लीजिए जी, ये हमारा एनुअल कंट्रीब्यूशन मनी टर्म में आ गया है। हमसे कहा गया है कि पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन दोनों स्ट्रेटजीज का कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेटजी 1 के तहत हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है और इसकी पीवी, क्योंकि ये नॉमिनल नॉमिनल कैश फ्लोज हैं, तो नॉमिनल डिस्काउंट रेट चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है एज 10%। तो जनाब डिस्काउंट फैक्टर 10% का लाइए, प्रेजेंट वैल्यू और फिर इसका सम जी। 10% का फैक्टर 0.909, 0.826, 0.751, 683, 621। मल्टीप्लाई करेंगे हर कंट्रीब्यूशन को, हर साल का कंट्रीब्यूशन उसके रेलिवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। तो जनाब पहली वैल्यू 515,000 इंटू 0.909 468,135 जी। 556 500 इंटू 0.826 459 669 जी। नेक्स्ट 449 and the last one 105 सम कीजिए तमाम साल जी। 00 55 It's 45 actually. 004. 2280 045 जी। एनी क्वेश्चन? स्ट्रेटजी 1 के कंट्रीब्यूशन की पीवी, स्ट्रेटजी 1 के कंट्रीब्यूशन की पीवी इन मनी टर्म्स हमने कैलकुलेट की, क्योंकि हमने इस सवाल में देखा इन्फ्लेशन इन्वॉल्व है। इन्फ्लेशन इन्वॉल्व हो तो हमें देखना पड़ेगा रियल और मनी अप्रोच विच शुड बी यूज। तो यहाँ पे हमने फैसला किया था मनी अप्रोच से हम चलेंगे, मतलब कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करेंगे और मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करेंगे। दिस वाज द गाइडलाइन जो हमने सीखी हुई है। अच्छा जी, सिमिलर वर्किंग अब हमें स्ट्रेटजी 2 के लिए भी बनानी है। सेम पैटर्न पे स्ट्रेटजी 2 के लिए भी हमें वर्किंग बनानी है। तो सारी जो डिस्क्रिप्शन आइटम्स यही हमारी रिपीट होंगी। पाँच साल का डाटा है, तो हम जिस तरह ऊपर हमने डाटा अरेंज किया 5 साल में, इसको भी 5 साल पे हम बनाएंगे। प्राइस स्ट्रेटजी 2 की क्या है जी? 7 रुपीज़ पर यूनिट स्ट्रेटजी 2 की हमारी प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए होगा। Sir, it's increasing by 15%.
स्ट्रेटजी 2 के लिए अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो पहले साल का वॉल्यूम है स्ट्रेटजी 2 में 110,000 एंड इट विल बी इंक्रीजिंग 15% पर एनम। तो दूसरे साल का 500 1 नहीं बेटा किधर पहुंच गए हो 145 475 एंड 15% इंक्रीज 167 296 एंड द लास्ट वन 192 391। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपने जो तवज्जो करनी है, सारे ठीक हैं जी फैक्टर? एक चीज़ जो मैं रजिस्टर करवाना चाहता हूँ वो इसने एक जुमला यहाँ पे लिखा था कैपेसिटी। हम जो मशीन लगा रहे हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 लाख यूनिट्स है। इसकी इम्प्लीकेशन इस सवाल में तो नहीं आई। आती तो क्या होती कि अगर हमारी यहाँ पे 15% इंक्रीज़ करते करते ये 2,10,000 आ जाता ना, तो हमने यहाँ पे 2,10,000 नहीं लिखना था यहाँ पे, क्योंकि हम 2 लाख से ज़्यादा बना ही नहीं सकते। 15% बढ़ते बढ़ते डिमांड बेशक बढ़ जाए मार्केट में, बट हम 2 लाख से ज़्यादा बना ही नहीं सकते, तो हमारी सेल 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे तो हमारी सेल 2 लाख के अंदर ही रही, वो इशू अराइज यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन ऐसा इशू आता तो 2 लाख की जो डिमांड है, जो कैपेसिटी है, वो यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट होती, वो पॉइंट में आपकी तो जो मैं लाना चाह रहा था। तो जनाब अब हम इसके मुताबिक वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। हमें कहा गया है कि जब हम यूनिट्स 1,10,000 बनाएंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो रहेगी 2.95। 1 लाख तक हमारी कॉस्ट तो 3,000 है, लेकिन जैसे ही हम 1,10,000 को टच करते हैं, उसने बिल्कुल हमें क्वेश्चन में क्लियरली एग्जाम्पलीफाई करके समझाया हुआ है कि जब प्रोडक्शन आपकी 1,10,000 और 1,19,999 के दरमियान है तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 2.95 है। अगर आपकी प्रोडक्शन 1,20,000 और 1,29,999 के दरमियान है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट मजीद 5% कमी, 5 पैसे कमी के साथ 2 रुपये 90 पैसे है। तो इस असूल को फॉलो करते हुए हम वेरिएबल कॉस्ट डिटर्मिन करें तो जनाब यहाँ पे तो 1,10,000 टच हो गया, 2.95 आया। ये 10,000 का एक और स्टेप लग गया तो 2.9 आ गया। यहां से यहां तक 10,000 के 2 स्टेप लग गए तो ये 2.8 आ गई, और यहां से यहां तक फिर 2 स्टेप हैं 150 160 2.7, और यहां से यहां तक 10,000 के 70 80 90 3 बैरियर बीच हो गए ना, तो 2.55। ऐसा ही है जी। इसको ज़रा देख लीजिए, 2.95 से कहानी शुरू हुई, 2.9 पे आए, 2.8 पे आए, 2.7 पे आए और 2.55 पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट गई। हर 10,000 की जंप पे 5 पैसे की रिडक्शन है। यहां से यहां तक 10,000 का बैरियर क्रॉस हुआ है, यहां से यहां तक 10,000 के 2 बैरियर क्रॉस हो गए, 20 से 30 की लाइन में गए, 30 से 40 की लाइन में आए। यहां से यहां तक फिर 2 बैरियर क्रॉस हुए हैं, 40 से 50 की लाइन में, 50 से 60 की लाइन में। यहां से यहां तक 10,000 के 3 बैरियर क्रॉस होते हैं, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, तो 15 पैसे कम हुए। लीजिए जी यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लाइए 4.05, 4.10, 4.20, 4.30, 4.45, और इन्फ्लेशन का फैक्टर वही है 1.03, 1.03 रेज़ टू पावर 2, 1.03 रेज़ टू पावर 3, 1.03 रेज़ टू पावर 4, 1.03 रेज़ टू पावर 5। लीजिए जी यहाँ से बताइए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मनी टर्म में। सर 4.17, 4.17, 4.35, 35, 4.59, 4.59, 4.84, 4.84। 5.16। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेकंड स्ट्रेटजी के तहत हमारा रियल टर्म में विदाउट इन्फ्लेशन क्या आता है? 3% की इन्फ्लेशन है जो प्राइस को भी हिट कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट को भी हिट कर रही है। हमने कहा जी चूंकि सेम इन्फ्लेशन है तो हम नेट कंट्रीब्यूशन निकाल के उस पर एक ही दफ़ा इन्फ्लेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये इन्फ्लेशन हमने अप्लाई कर दी, हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया मनी टर्म में। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मनी टर्म में हमारे पास आ गया है। तो अब हमने इस मनी टर्म कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करना है यूनिट से, वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो मल्टीप्लाई करें यूनिट से, हमें मिलेगा एनुअल कंट्रीब्यूशन। जी एनुअल कंट्रीब्यूशन पहले साल 4,
700, 550 275, 667 730 730 809 713 992 738. जी, ये हमारे पास जी एनुअल कंट्रीब्यूशन आ गया। इस एनुअल कंट्रीब्यूशन को भी हमने 10% पे डिस्काउंट करने हैं, पीवी लेनी है और फिर इसका सम। ये कंप्लीट कीजिए, इसका सम बताइए क्या आ रहा है जी। हमें पीवी का सम चाहिए। स्ट्रेटजी नंबर 2 के तहत पीवी का सम क्या आता है? टेन % के फैक्टर्स और फिर पीवी देन सम। टू फाइव फोर 2475 4 है या 5 है? 254 लीजिए जी, ये हमारे पास स्ट्रेटजी 2 का कंट्रीब्यूशन की पीवी। इस कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, किसी कैलकुलेशन की लॉजिक या बेसिस नहीं पता तो पूछिए। हमसे सवाल यहाँ पे जो किया गया था कि बताइए डिटर्मिन द सेल्स स्ट्रेटजी विच मैक्सिमाइजेज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन की प्रेजेंट वैल्यू जो मैक्सिमाइज हो रही है वो स्ट्रेटजी 2 में हो रही है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे स्ट्रेटजी 2 maximizes present value of total contribution. जी, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत पहले पार्ट में? पार्ट बी, evaluate the investment in the new machine using internal rate of return। अब हमने फिजिबिलिटी करनी है। फिजिबिलिटी करनी है तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आएगी और बाकी भी सारे कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन के अलावा जो और कैश फ्लो यहाँ पे इन्वॉल्व है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जीरो रेजिडुअल वैल्यू के साथ और फिक्स्ड कॉस्ट है। तो IRR के लिए जो हमारा फॉर्मेट अब यहाँ पे बनेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा। 5 साल प्रोजेक्ट लाइफ है, जीरो में इन्वेस्टमेंट है। ये क्वेश्चन विदाउट टैक्सेस है, इसमें टैक्सेस नहीं इन्वॉल्व। जीरो 1 2 3 4 5। अब हम पूरे प्रोजेक्ट कैश फ्लोज अगर लेके आए तो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एक हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, एक हम फिक्स कॉस्ट ले आएंगे, कोई टैक्सेस नहीं है, कोई अदर सिलसिला नहीं है। यहाँ पे हम टोटल ले लेते हैं। ये हमारे पास नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आ जाएंगे। IRR करनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है 10%। तो जनाब एक डिस्काउंट फैक्टर आप लाएं 5% का, उस पर पीवी लें, उस पर एनपीवी लाएं और फिर डिस्काउंट फैक्टर लाएं से 15% का, इस पे पीवी लें, इसके एनपीवी लाएं। तो जब ये एक एनपीवी यहाँ पे मिलेगी आपको, एक एनपीवी आपको यहाँ पे मिलेगी, इन दो एनपीवीज को लेके आप इंटरपोलेशन से IRR लेंगे। डाटा हमारे पास
बड़ी आसानी से अवेलेबल है। जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, हमेशा ज़ीरो में ली जाएगी। गिवन इज 1.6 मिलियन एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। कंट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी वर्कआउट किया हुआ है, जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेटेजी 2 में फ्रॉम पार्ट ए। तो पार्ट ए में स्ट्रेटेजी 2 का कंट्रीब्यूशन ये जी आपके सामने आ रहा है, ये हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ये है जी 1 का 458,700, 2 का 550275, 3 का 79713, 713 लीजिए जी, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। अब हमें फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लेके आनी है, लेकिन फिक्स कॉस्ट भी हमें लानी है मनी टर्म में इन्फ्लेट करके। उसने में कहा हुआ है फिक्स कॉस्ट जो होगी पहले साल 1,10,000 करंट टर्म में है और इन्फ्लेशन 4% है। इसका मतलब हमारी जो फिक्स कॉस्ट निकलनी है, मैं इसकी स्मार्ट वर्किंग अगर प्रेजेंट करूं तो ये होगी जी 110,000 इंटू 1.04 रेज़ टू पावर n, where n will represent the year। तो जनाब पहले साल की फिक्स कॉस्ट 114400 और ये नेगेटिव है, एक कॉस्ट है, नेगेटिव फीड करेंगे। 2,11,8976, another 4%, 123,735, another 4%, 128,684, and the last value 133,832। जी जनाब, ये कंट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी 2 से हमने लिया था पार्ट ए में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ले ली, फिक्स कॉस्ट भी ले ली, क्योंकि अब प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करनी है, प्रोजेक्ट का आईआरआर डिटरमिन करना है। तो प्रोजेक्ट के कंप्लीट कैश फ्लो लेने हैं, प्रोजेक्ट के तमाम इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेने हैं। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमने स्ट्रेटजी 2 का फाइनलाइज कर लिया था पार्ट ए में, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके उसको भी फीड कर दी। अब हमारे पास जनाब कंप्लीट डाटा अवेलेबल है। कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए जी, यहाँ से सम कीजिए इस कॉलम का, 5% पे डिस्काउंट कीजिए, 15% पे डिस्काउंट कीजिए, मुझसे एनपीवी शेयर करें, मुझसे आईआरआर शेयर करें। कंप्लीट द क्वेश्चन। हर स्टूडेंट ये कैलकुलेशन परफॉर्म करे ताकि ज़रा आपके हाथ से ये चीज़ें आईआरआर की कैलकुलेशन ज़रा गुजर जाए। टेबल बनाइए, बेशक यहीं से ऑनवर्ड, अगर पूरा क्वेश्चन ड्रॉ नहीं किया तो यहीं से ऑनवर्ड इसको कैश फ्लोज का टोटल से ऑनवर्ड परफॉर्म कीजिए। कैलकुलेशन आपके हाथ से ताकि एक था कंप्लीटली आईआरआर की गुजरें। आप इसके रजिस्टर पे यहाँ से ऑनवर्ड डाटा लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आप सामने लीजिए कैश फ्लोज का और उसके बाद नीचे के चलिए। ऊपर अगर नोट नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो तो मिल ही जाएगा आपको। और मैंने रेट्स दो दिए वो जो आंसर से डिफरेंट है, सिर्फ इसलिए ताकि आप सबकी कैलकुलेशन हो जाए, मैच हम कर सकें आंसर। अदरवाइज़ तो हम कोई भी दो रेट ले सकते थे। आप 5 और 20 ले लो, 8 और 20 ले लो, 8 और 18 ले लो, कुछ भी ले लेते, इवन 15-20 ले लो, डज नॉट मैटर, कोई से दो रेट लिए जा सकते थे। हमने यहाँ पे दो क्लासरूम एक्टिविटी के लिए सेम ले लिए ताकि आप सबका आईआरआर हम मैच कर सकें, वेरीफाई कर सकें कि कैलकुलेशन ठीक है। क्योंकि वी नो कि आईआरआर का आंसर डिपेंड करता है रेट्स की सिलेक्शन के ऊपर। डिफरेंट पेयर ऑफ रेट्स विल गिव डिफरेंट आईआरआर आंसर, जो कि ठीक होंगे। डिफरेंट आंसर आएंगे डिफरेंट पेयर्स के साथ, बट एज लॉन्ग एज कैलकुलेशन इज राइट आपको पूरे नंबर मिलते हैं।
नेट कैश फ्लो बोलिए, जीरो में तो आ गया 1.6 मिलियन। 1 का क्या है? 2 3 4 681 लीजिए जी, कैश फ्लोज भी आपके पास आ चुके हैं। 5% के फैक्टर लाइए, उसकी एनपीवी, 15% के फैक्टर लाइए, उस पर एनपीवी इन कैश फ्लोज की। जैसे जैसे कुछ स्टूडेंट वैल्यूज एनपीवीज की कैलकुलेट करें, मुझसे शेयर करें। जी एनपीवी, एनपीवी मुझे सीधी एनपीवी बताएं। 5% पे एनपीवी क्या आ रही है और 15% पे एनपीवी क्या आ रही है? एट 843 पॉजिटिव, 5% पे एनपीवी 822843। ठीक हो गया, गुड। चलें ये 15% पे कैलकुलेट कीजिए। किसी बच्चे को कोई डिसएग्रीमेंट हो रीचेक कर लीजिए, कोई इशू है मुझसे पूछिए। और 15% पे एनपीवी कैलकुलेट कीजिए आप। डबल 4 पॉजिटिव, जी इसका मतलब हमारा आईआरआर का आंसर जाएगा 15 से भी ज़्यादा आएगा। ये वेरीफाई कीजिए एनपीवी, ठीक है जी। ये 1,999,777 पॉजिटिव। जी कोई और वॉलंटियर?
1,999,666 77. बेटा आप अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए, ये हमारे पास ये भी पॉजिटिव है। अब हम इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाते हैं, विच इज़ IRR इज इक्वल टू लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस NPV एट लोअर इंटरेस्ट रेट divided with NPV at lower interest rate minus NPV at higher interest rate into higher interest rate minus lower interest rate. IRR should be greater than 15. देखिए क्या आ रही है ये IRR जी 18.21%। ये जी हमारे पास IRR है 18.21%। अगर हम एग्जामिनर सोल्यूशन देखें तो एग्जामिनर ने 10 और 20 का रेट यूज़ किया और उसकी IRR 19.5% शायद आ रही है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। IRR में हमने जो डिस्कस किया हुआ है रेट्स की सिलेक्शन के हिसाब से आपका आंसर आता है, तो आपने जो रेट्स सेलेक्ट किए उसके हिसाब से आपका आंसर आ गया। इट में वेरी, कोई इशू नहीं है हमें इसमें जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, हमारे पास अभी अगला क्वेश्चन करने का चूँकि टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को फ़िलहाल होल्ड करते हुए कल के लिए हम फाइनल वैल्यू ऑफ एन्युटी, जो सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट, इस पे आते हैं। हमने PV ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करनी सीखी थी, अब ये फाइनल वैल्यू ऑफ एन्युटी विच इज़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है जी। इस पे दो फार्मूलाज हैं हमारे पास, ये दोनों फार्मूलाज आपने अपनी QM स्टडीज़ में सीखे हैं, ये आपको मेमोराइज़ करने हैं। फ्यूचर वैल्यू का सम आप ऑर्डनरी एन्युटी का लेना चाहो, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर सम आप एन्युटी ड्यू से मुराद एडवांस एन्युटी का लेना चाहो, तो ये जनाब फार्मूलाज है जो हमें याद रखने हैं। नॉर्मल एन्युटी, ऑर्डनरी एन्युटी मतलब नॉर्मल एन्युटी, नॉर्मल एन्युटी, ड्यू एन्युटी मतलब एडवांस एन्युटी। नॉर्मल एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू इस फार्मूले से, ड्यू एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू इस फार्मूले से। एन्युटी से मुराद ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये फार्मूला यूज़ किया जाता है? आपको अक्सर बिजनेसेस में जब आप कोई एसेट बाय करते हो तो उस एसेट की हर एसेट की एक यूजफुल लाइफ होती है। से आपने एक ऐसे मशीनरी खरीदी 10 करोड़ की, उसकी 10 साल लाइफ है। अब 10 साल बाद आपको पता है कि मुझे ये मशीनरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, मुझे ये मशीनरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली बिजनेसेस क्या करते हैं कि बिजनेसेस एक सिंकिंग फंड क्रिएट कर देते हैं। सिंकिंग फंड क्या है? एक रेगुलर अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे उस अकाउंट में जमा कराते रहते हैं, और प्लान ये होता है कि 10 साल बाद जब मशीनरी हमारी पुरानी बाहर जाए, नई खरीदनी हो, तो नई मशीनरी के पैसे हमारे अकाउंट में इकट्ठे हो चुके हो तब तक। दिस इज कॉल्ड सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट। रेगुलर अमाउंट एक आप बैंक में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते रहो, तो वो रेगुलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट के बाद 10 साल बाद, 8 साल बाद कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। और सिंकिंग फंड का एक कॉन्सेप्ट में हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करनी सीखती हैं, क्योंकि सिंकिंग फंड फ्यूचर में रेगुलर अमाउंट हम डालेंगे, फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर डालेंगे, उससे हमारे पास फ्यूचर में कितने पैसे इकट्ठे होंगे, ये हम इन फार्मूलाज की मदद से कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक सी दो कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करते हैं, उससे हमें ये फार्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग ज़रा क्लियर होगी। पेज 26 के ऊपर हमारे पास पेज 28 के ऊपर, पेज 28 की टॉप पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस पे हम बात करते हैं अच्छा जी, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई लंबी चौड़ी इसमें डिस्कशन नहीं है, हम इसको यहीं से अगर फॉलो करें। सेविंग स्कीम इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग 100,000 पर एनम फॉर 4 years
ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। 1 लाख जमा कराने हैं, 4 साल जमा कराने हैं और हर साल के एंड पे जमा कराने हैं। अगर इंटरेस्ट रेट 10% है, व्हाट इज द सम टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 4 साल बाद हमारे पैसे कितने इकट्ठे होंगे? तो ये हर साल 1 लाख जमा कराने हैं, 4 साल करवाने हैं, तो ये एन्युटी होगी जी। 4 साल तक सालाना 1 लाख, और चूंकि पहली पेमेंट एंड ऑफ द ईयर होनी है तो ये नॉर्मल एन्युटी होगी। तो हमसे यहाँ पे नॉर्मल एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू मांगी गई है कि भाई हर साल लाख लाख जमा कराएंगे तो 4 साल बाद हमारे पास टोटल कितना पैसा इकट्ठा होगा अगर 10% पे हम पैसा जमा करा रहे हैं। तो ये जनाब हमारा फार्मूला है नॉर्मल एन्युटी का, जो मैंने आपसे भी स्लाइड पे शेयर किया था। इसमें x is the regular amount to be invested, I is the annual interest rate 10%, so 1 plus I is 1.1, n is the years for which amount will be invested. Amount will be invested for 4 years. 4 साल n आ गया, -1 over I। जनाब इसको सॉल्व करें तो जनाब हमारा जवाब आ रहा है 464,100 कि अगर हम हर साल 1 लाख जमा कराएं, 4 साल तक करवाते रहे एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ लास्ट डे ऑफ द ईयर के हिसाब से, तो नॉर्मल एन्युटी का सम हमें मांगना है। उनसे कहा गया 4 साल बाद कितना पैसा इकट्ठा होगा, तो हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए एक एन्युटी की, नॉर्मल एन्युटी की। नॉर्मल एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला, इसमें वैल्यू फीड करें तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई 4 साल बाद हमारे पास बैंक में कितने पैसे इकट्ठे होंगे। अगर यही केस थोड़ी सी अल्ट्रेशन के साथ आए यहाँ पे कि जी लाख करवाने हैं, 4 साल ही करवाने हैं, लेकिन हर साल के शुरू में करवाने हैं, तो यह अब आपकी बन जाती है एडवांस एन्युटी। रिक्वायरमेंट वही है, 10% का रेट हो, आपके पास 4 साल में कितने पैसे इकट्ठे होंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, लेकिन एडवांस एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, एडवांस एन्युटी का फार्मूला ये है जनाब, सिंपली ये कंपोनेंट ऐड हो जाता है। पिछला फार्मूला वही है जो हमने नॉर्मल एन्युटी के लिए सीखा था, सिर्फ यहाँ पे 1 प्लस आई ये ऐड हो गया यहाँ पे। तो जनाब वैल्यूज़ फीड करें इस फार्मूला में, तो जनाब ये 100,000 इंटू ये ब्रैकेट यहाँ पे ख्याल करना है कि ये ब्रैकेट यहाँ पे आ रही, थोड़ी सी इसकी प्लेसमेंट हिल गई भी है। तो जनाब यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे 5,10,000। अगर हम लाख रुपया ही इन्वेस्ट करें, 4 साल तक इन्वेस्ट करें, लेकिन साल के शुरू में इन्वेस्ट कर दिया करें, तो हमारे पास 4 साल में 5,10,510 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट जो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का, यही कॉन्सेप्ट सिंकिंग फंड में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमने रेगुलर इंटरवल से फ्यूचर पे हम कुछ सम इकट्ठी करना चाहते हैं। तो यही फार्मूला सिंकिंग फंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मज़ीद हम सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन को भी क्लोज़ करेंगे और क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। बेसिक सा फार्मूला था इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया, कल हम इसकी कैलकुलेशन को भी क्लोज़ कर देंगे। फिर हम जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन जो हमने करना है वालिका लिमिटेड का, ये एक प्रॉपर एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन है और काफ़ी आप कह सकते हैं कि 2018 का क्वेश्चन है, तो जो हमारा लेवल पे जिस पे क्वेश्चन आने हैं उस पे है। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस किया लाड़काना का, दैट वाज अ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ इन्फ्लेशन इन्वॉल्व थी। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कल इंशाअल्लाह, उसमें गालबन में भी वर्किंग कैपिटल भी शायद हो, उसमें इन्फ्लेशन भी हो, उसमें टैक्सेशन भी हो, उसमें काफ़ी कुछ टेस्ट होने वाला है। एक प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम कल देख रहे होंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल डिस्कशन को कैरी करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।